चलिए भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की दुनिया में गोता लगाते हैं। यूपीएससी और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आज हम इसके हर पहलू को बहुत गहराई से समझेंगे। मुगलों ने जो राजनीतिक विरासत छोड़ी, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। मतलब उनकी पॉलिटिकल लेगेसी इतनी जबरदस्त थी कि उनके जाने के सदियों बाद भी उनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, उनका ढांचा बाद के शासकों के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट बना रहा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मुगलों की शुरुआत, फिर उनके बड़े बड़े कैंपेन्स। इसके बाद हम समझेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दो सबसे बड़े पिलर्स, मनसबदारी और जागीरदारी। फिर अकबर का विजन देखेंगे और आखिर में साम्राज्य के पतन की बात करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम के लिहाज से PYQs का एनालिसिस भी करेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन थे ये मुगल और कैसे उन्होंने यहाँ अपना शासन जमाया? चलिए समझते हैं। अब देखिए, मुगलों का फैमिली बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ माँ की साइड से वो थे चंगेज खान के वंशज, लेकिन वो इस बात को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान का नाम नरसंहारों से जुड़ा था। वहीं दूसरी तरफ पिता की साइड से वो तैमूर के वंशज थे और इस बात को वो बड़े गर्व से बताते थे। आखिर तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा जो किया था। और ये जो पेंटिंग हम देख रहे हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है। देखिए कैसे मुगल बादशाहों ने खुद को अपने महान पूर्वज तैमूर के साथ बनवाया है। ये एक तरह से अपनी लेगेसी को शो ऑफ करने का तरीका था। तो अब जब हम उनकी जड़ों को समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो मिलिट्री कैंपेन्स, वो लड़ाइयाँ जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। ये टेबल एक तरह से मुगल साम्राज्य के एक्सपेंशन का हाई लेवल समरी है। देखिए, बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराकर शुरुआत की। फिर हुमायूं का दौर आया जिसमें उतार चढ़ाव थे। उसे शेर खान से हारकर जाना पड़ा, लेकिन फिर उसने वापसी भी की। फिर आता है अकबर का लंबा शासनकाल, एक के बाद एक जीत। जहांगीर और शाहजहां ने इसी विस्तार को जारी रखा और औरंगजेब के समय में तो साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मनसबदारी और जागीरदारी। इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये मनसबदार शब्द का मतलब क्या है? देखिए, मनसब का मतलब होता है एक पद या रैंक। तो जो भी व्यक्ति मुगल सर्विस ज्वाइन करता था, उसे एक मनसब मिलता था। इसी मनसब से तय होता था कि उसका रुतबा क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसे कितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। इसे एक तरह की ग्रेडिंग सिस्टम समझिए। इसमें दो चीजें थी, जात और सवार। जात एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो दरबार में उसकी पोजीशन और सैलरी तय करती थी, और सवार रैंक ये बताती थी कि उसे कितने घुड़सवार यानी कैवलरी मैन मेंटेन करने हैं। और सैलरी कैसे मिलती थी? सैलरी मिलती थी रेवेन्यू असाइनमेंट्स के तौर पर, जिन्हें जागीर कहते थे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। जागीरदार और दिल्ली सल्तनत के मुक्ति में क्या फर्क था? देखिए, दोनों को ही जमीन से रेवेन्यू इकट्ठा करने का हक था, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये था कि मुक्ति को अपनी इक्ता यानी जमीन पर ही रहकर एडमिनिस्ट्रेशन भी करना होता था, जबकि जागीरदार अपनी जागीर में रहते नहीं थे, वो कहीं और होते थे और उनके नौकर जाकर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर का दौर सिर्फ साम्राज्य के विस्तार का दौर नहीं था। उसने मुगल शासन को एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी दी। अकबर ने अपने रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल की मदद से एक कमाल का सिस्टम शुरू किया जिसे जब्त कहते हैं। इसमें क्या होता था? इसमें 1570 से 1580 मतलब 10 साल तक हर प्रांत की फसलों, उनकी कीमतों और खेती वाले एरियाज का पूरा डेटा कलेक्ट किया गया, और इस डेटा के आधार पर हर फसल पर कैश में टैक्स फिक्स कर दिया गया। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था रेवेन्यू कलेक्शन का। अकबर सिर्फ एक शासक नहीं था, वो एक विचारक भी था। ये तस्वीर फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने की है। यहाँ वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाता था, उनसे चर्चा करता था, बहस करता था, और इन्हीं डिस्कशन से उसकी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी ने शक्लें ली। और इन सभी चर्चाओं का नतीजा क्या निकला? नतीजा था सुलह कुल का आइडिया, जिसका मतलब है यूनिवर्सल पीस।
ये एक ऐसी सोच थी जो किसी धर्म पर नहीं बल्कि एथिक्स पर, मतलब ईमानदारी, न्याय और शांति जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज पर आधारित थी। ये अकबर के शासन का आधार बनी और बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी इसे अपनाया। हर उरूज को जवाल है, हर शिखर का एक ढलान होता है। 17वीं सदी के आखिर तक आते आते इतने मजबूत मुगल साम्राज्य में भी दरारें पड़ने लगीं। चलिए देखते हैं कि इसके पतन के क्या कारण थे। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 5.6%, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये कहानी है मुगल साम्राज्य के अंदर की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, यानी आर्थिक असमानता की। इसका मतलब ये है कि कुल 8,000 मनसबदारों में से सिर्फ 445, सोचिए सिर्फ 5.6% मनसबदार साम्राज्य के कुल रेवेन्यू का 61.5% कंट्रोल करते थे। मतलब मुट्ठी भर लोगों के पास साम्राज्य की ज्यादातर दौलत थी। इसका सीधा असर किसानों और कारीगरों पर पड़ा, जिनके पास बहुत कम बचता था। तो इस इकोनॉमिक स्ट्रेन से कई और प्रॉब्लम्स पैदा हुई। एक तो जागीरदारी संकट हुआ, मतलब मनसबदार बढ़ते गए पर उन्हें देने के लिए जागीरें कम पड़ गईं। फिर जागीरदार अपनी जागीरों से ज्यादा रेवेन्यू निकालने की कोशिश करने लगे, जिससे किसानों पर दबाव बढ़ा। नतीजा, जमींदारों और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बड़े बड़े गवर्नर्स ने अवध और हैदराबाद जैसे अपने इंडिपेंडेंट राज्य बना लिए। तो हमने पूरी कहानी समझ ली, मुगल साम्राज्य का उदय, शिखर और पतन। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एग्जाम एनालिसिस। देखते हैं कि इस टॉपिक से यूपीएससी और सीडीएस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम, अकबर की पॉलिसीज, खासकर जब्त और सुलह कुल, और मुगल साम्राज्य का पतन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चंस अब सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड नहीं होते, वो कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल होते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक टर्म्स की गहरी समझ बहुत जरूरी है। ये सवाल देखिए, मनसबदार और जागीर के बीच क्या संबंध था? ये सवाल सीधा सीधा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट कर रहा है। इसका जवाब उसी डिस्टिंक्शन में छिपा है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जागीर सैलरी का एक सोर्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी नहीं। अब ये सीडीएस एग्जाम के पैटर्न का सवाल देखिए। मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बल्कि ये भी समझाना है कि वो कितने पावरफुल इंटरमीडियरीज थे, जो कभी मुगलों के साथ थे तो कभी उनके खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अकबर की सुलह कुन की पॉलिसी किस तरह से धार्मिक कट्टरपंथियों की ताकत के लिए एक चैलेंज थी। एक ऐसा राज्य जो यूनिवर्सल एथिक्स पर चले, न कि किसी एक धर्म के कानून पर। क्या ये एक डाइवर्स सबकॉन्टिनेंट को चलाने का एक फ्रेमवर्क नहीं था? इस विरासत की आज क्या रेलेवेंस है, इस पर जरूर सोचिएगा।